अब बात करते हैं 5 अगस्त के कुछ मोदी स्ट्रोक्स की। 5 अगस्त का दिन राष्ट्रवादी हिंदुओं के लिए शुभ है। कश्मीर से 370 की विदाई, राम मंदिर का भूमि पूजन, हॉकी में 41 साल बाद मेडल और एक बेकार से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून से मुक्ति, ये सारे अतिविशिष्ट कार्य 5 अगस्त को ही हुए हैं। अब इतने काम हो गए हैं कि लोगों ने इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग कर दी, लेकिन कुछ दूरदर्शी बियर जीवी लोगों ने कहा कि भाई एक और ड्राई डे हो जाएगा। तब से सोशल मीडिया में ऐसी मांग करने वालों में शांति छाई हुई है। 8 नवंबर 2016 को जब मोदी जी ने कहा था कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो लोग 2017 के 8 नवंबर को ही सशंकित थे कि फिर मोदी जी राष्ट्र के नाम कोई संदेश न दे दें। राष्ट्रवादी तो खुश ही थे कि मोदी जी ने किया है तो सही ही किया होगा, लेकिन 5 अगस्त तो हिंदू दिलों में नूतन ऊर्जा का संचार करता है। ऐसी ही ऊर्जा से भरे कुछ उत्साही नवयुवकों और एक संत महाराज जी ने दिल्ली में एक बलात्कारी, आतताई, लुटेरे और ऊंट का मूत्र पीने वाले बाबर के नाम की सड़क का नाम बदलकर 5 अगस्त मार्ग कर दिया। यूं तो यह काम तभी हो जाना चाहिए था जब यह नारा आया था कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस नामकरण को आधिकारिक तौर पर स्वीकार लेना चाहिए ताकि बात आगे ना बढ़े। अरे जब बाबरी मस्जिद ही नहीं रही तो उसके नाम की सड़क का क्या मतलब है? लॉजिकली सोचिए आप। 5 अगस्त वह दिन है जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया था। वही राम मंदिर जो 500 सालों से रामलला का टेंट बना हुआ था। वही राम मंदिर जिसके लिए अहिंसक कार सेवकों के सर पर मुलायम सिंह के भेजे हुए सुरक्षा कर्मियों ने सर में 7-7 गोलियां मारी थी। दसियों लाशें गिरी थी, सैकड़ों घायल हुए थे। वो वर्दी में भेजे गए जिहादी थे, क्योंकि भारत का सुरक्षा बल कभी भी इस निशंसता से आतंकियों को भी नहीं मारता। ये वही राम मंदिर था जिसके लिए कोठारी बंधुओं ने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये वही राम मंदिर था जिसके लिए दशकों से हिंदू समाज स्वतंत्र भारत में न्याय की आशा लिए केस लड़ता रहा। ये वही राम मंदिर था जिसके ढांचे के अस्तित्व पर तो छोड़िए, उसके भीतर के भगवान के ही अस्तित्व पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने प्रश्न चिन्ह लगाए थे और भगवान राम को मिथक कहकर नकार दिया था। इसलिए जब नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को भूमि पूजन किया तो वो उन करोड़ों हिंदुओं के प्रतिनिधि बने जिन्होंने हिंदू होने में हीनता ढूंढ ली थी। वो हिंदू जो संस्थागत विद्वेष और सरकारी उपेक्षा झेल झेल कर भीरुओं का जीवन जी रहा था। वो हिंदू जो सार्वजनिक जगहों पर बड़े मंदिर बनवाना बंद कर चुका था क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं इस पर किसी सरकार ने निर्माण के बीच में रोक लगवा दी तो। जो हिंदू दिन में 5 बार लाउड स्पीकर का कर्कश शोर सुनता है, वो यह सोचकर मंदिर नहीं बनवाता था कि इलाके का एक मुस्लिम पुलिस को शिकायत करेगा कि उसकी भावना आहत हो रही है और पुलिस निर्माण बंद करवा देगी। इसी देश में वामपंथियों की पैठ वाली संस्था ने अमरनाथ यात्रा पर मंत्रोच्चारण और घंटी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि इससे पर्यावरण को क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए अपने घरों में छोटे छोटे पूजा घर बनवाने वाले हिंदुओं के लिए 5 अगस्त एक मुक्तिदायक क्षण था। उन्होंने एक अखत्य घेरे को तोड़ा था और उनमें यह साहस आया था कि वो मंदिरों के अस्तित्व और विकास पर सोच सकते थे। इस ऐतिहासिक भूमि पूजन के बाद वैसे लोग भी हिंदू हो गए जिन्होंने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ किया ही नहीं। किसी को मंदिर के ट्रस्ट में रुचि जग गई तो किसी को यह याद आने लगा कि रामलला के लिए दिए गए पैसे का दुरुपयोग ना हो जाए। ये वही लोग थे जो सिनेमा घरों में टिकट ब्लैक करते करते राज्यसभा तक पहुंचे। बीच में फैज खान भी माथे पर मिट्टी लेकर सेकुलर बनने के लिए निकल गया था, लेकिन हिंदुओं के विरोध के बाद उसे लौटा दिया गया। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि मंदिर सेकुलर जगह नहीं है, मंदिर पर्यटन स्थल नहीं है। मंदिर एक धार्मिक स्थल है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है। इसके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई विधर्मी आता है तो उसके पाप से मंदिर की ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन सामाजिक संरचना ऐसी है कि इतना सहना पड़ता है। इसलिए हिंदुओं के किसी भी मंदिर में विधर्मी का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जिसे उसकी स्थापत्य कला को देखना है वो इंटरनेट से फोटो उठाकर देखे। हमारे मंदिरों के पत्थरों को कलुषित मत करें। खासकर वो मलेच्छ तो ना ही जाए जिनके बाप दादा डर के मारे पैंट उतार कर खड़े हो गए थे, या फिर वो जिन्हें लगता है कि उनकी अम्मी जो है सऊदी से पैदल आई थी भारत में बच्चा जनने के लिए। इन लोगों को मंदिरों की तरफ जाने वाली किसी भी सड़क पर भी कदम रखने ना दिया जाए, क्योंकि इन्होंने मंदिर तोड़ने में गौरव महसूस किया है। इस पर आने वाले 5 अगस्त को कानून बना दिया जाना चाहिए कि हर मंदिर के पास वहां कौन आ या जा सकता है, इसकी पात्रता तय करने की छूट है और वैसे मजहबों के लोग इसके आसपास भी ना दिखे जो मूर्ति पूजा को घृणा से देखते हैं। खैर, 5 अगस्त को ही कश्मीर भी सही मायनों में भारत का अंग बना था। अमित शाह की अगुवाई से जिस तरह से बिना रक्तपात या पत्थरबाजी के कश्मीर नक्शे पर सही जगह पे आया, वह अप्रत्याशित और अकल्पनीय था।
योगी जी ने जिस तरह राम मंदिर पर आने वाले फैसले के लिए कानून व्यवस्था पर पैनी दृष्टि बनाए रखी थी और कहा था कि एक मच्छर भी नहीं मरेगा, उसी तरह अमित शाह ने कश्मीर जैसी जगह पर किसी को चूं या चां तक करने नहीं दिया। क्या आप बात करते हैं, जान दे देंगे जान। ये कहते वक्त अमित शाह जिस भावुकता से बोल रहे थे वह भाजपा के मैनिफेस्टो में तब से था जब संसद में उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व शून्य के आसपास था और भाजपा वालों ने जान दी है कश्मीर के लिए, उसको भारत में मिलाने के लिए। जिस इच्छा शक्ति से नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2019 में चल रहे थे, कोरोना अगर नहीं आता तो देश दशकों की जकड़न से मुक्त होकर कई युगांतकारी निर्णय कर चुका होता। कश्मीर को सही अर्थ में भारत बनाना उस साल 5 अगस्त को ही संभव हो पाया था। एक देश दो झंडे, एक देश दो विधान से चलता कश्मीर अभी भी 1947 में ही अटका हुआ है। अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि 3 परिवारों ने कश्मीर को किश्तों में लूटा है, अलगाववादियों को पाला है और केंद्र की भीख पर पलता रहा है। वही भीख जो आम भारतीय टैक्स देकर सरकार के कोष में भरता है और जनसंख्या या क्षेत्रफल के अनुपात से कहीं ज्यादा, आने वाले टैक्स से कहीं ज्यादा उन आतंकियों को पालने में चला जाता है। केंद्र उनके नखरे मानने को विवश रहा करता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं कश्मीरियों पर ध्यान नहीं दिया तो फलाने जगह के फलाने मजहब के लोग वोट नहीं देंगे। एक झटके में जो उचित था वह कर दिखाया मोदी सरकार ने। इसलिए 5 अगस्त का दिन भारतीय राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण और उत्सव मनाने का दिवस है। एक के बाद एक विकास कार्य हुए, सड़कें बनी, सुरंगें बनी या बनाई जा रही हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं, विद्युत परियोजनाओं पर कार्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वह सब हो रहा है जो किसी भी सामान्य राज्य में 70 के दशक में हो चुका था। जैसे बिहार में लालू ने यह सुनिश्चित किया था कि वहां के लोग निरक्षर और पिछड़ा बने रहे, ताकि हर बार उन्हें बेहतर जीवन के सपने दिखाकर सत्ता में लालू आता है। वैसे ही कश्मीर के लोगों को 3 लुटेरे परिवारों ने सब्जबाग दिखाए और काम कुछ भी नहीं किया। मोदी सरकार ने उन्हें सड़कें दी, रोजगार दिए, उद्योग दिए और बहुत कुछ देने वाले। लद्दाख को नेहरू ने कहा था कि यहाँ घास भी नहीं उगती, इस जगह का क्या काम है, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये मैप पे कहाँ है। इस पर राज्यसभा के ही दूसरे सांसद महावीर त्यागी ने क्रोध में आकर कहा था कि उनके सर पे बाल नहीं है तो क्या वो अपना सर त्याग दें। ऐसे ऐसे तो प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने चीन के आक्रमण के बीच कहा था कि लद्दाख की कोई उपयोगिता नहीं है और 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को गंवा दी थी। आज उन्हीं के खानदान के जोकर यह पूछते पाए जाते हैं कि भारत ने चीन को जमीन क्यों दे दी। जाओ और जाकर उन मूर्तियों से पूछो जो हर राज्य में बनवा दी हैं तुमने। जाओ और जाकर उन खेतों से पूछो जिसमें नेहरू की राख मिली हुई है। जाओ और जाकर अपने घर में टंगी तस्वीरों से पूछो कि परनाना जी वो जमीन क्या मोतीलाल की थी जो चीन को दे आए। खैर, कांग्रेस जैसी पार्टियां पर क्या क्या कहा जाए। इनके ऑक्सफोर्ड से पढ़े लोग ऐसे ऐसे ब्लंडर करके गए हैं जिन्हें आज भी मोदी सरकार ठीक करती नजर आ रही है। मनमोहन जी के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2012 में फाइनेंस एक्ट में एक छोटी सी बात डाल दी थी, जिसके अनुसार आज का टैक्स रेट किसी भी कंपनी द्वारा किए गए पुराने समझौतों या व्यावसायिक डील पर लगेगा। यह टैक्स 1962 से तब तक के हुए हर उस डील पर लागू होगा जिसमें कोई विदेशी कंपनी अपने शेयर किसी भारतीय कंपनी को ट्रांसफर करेगी। तात्पर्य यह है कि आपने 10 साल पहले अगर किसी विदेशी कंपनी के 67% शेयर खरीदे और उस समय के हिसाब से टैक्स नहीं दिया तो सरकार आज के साल में एक कानून बनाकर ये कहेगी कि अब से आज तक के जितने ऐसे डील हुए उन सब पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी संसद का कानून सर्वोपरि है। ऐसे में क्या होता है कि जो भी विदेशी निवेश आने वाला होता है उसका निवेशक डर जाता है कि विचित्र देश है, जब इसकी इच्छा होगी टैक्स लगा देगा और प्लांट बंद करवा देगा। हुआ भी वही। केयर्न एनर्जी नाम की एक कंपनी है जिस पर ऐसा ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाकर सरकार ने 6,000 करोड़ वसूलना चाहा। यह एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसने भारत में केयर्न इंडिया लिमिटेड करके भारतीय कंपनी बनाई और उसमें शेयर हस्तांतरित किए। इसके शेयर वेदांता नामक कंपनी ने भी खरीदे। अब सरकार ने 2006 में जिस डील को क्लियर कर दिया था उसी पर बाद में टैक्स मांगने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत कहा, मनमोहन सरकार नहीं मानी और कानून ले आई। केयर्न ने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल से पेरिस में भारत सरकार की 20 संपत्तियों पर अपने नुकसान की भरपाई के लिए कब्जे का आदेश ले लिया। इसका कुल मूल्य लगभग $1.2 बिलियन है। खैर, इस साल के 5 अगस्त को मोदी सरकार ने अपने उस वादे को निभाया जो उन्होंने 2012 में चिल्ला कर कहा था कि ये कानून टैक्स टेररिज्म है। भारत सरकार को भले ही 7 साल लग गए, लेकिन केयर्न ने भारत ब्रिटेन टैक्स संबंधों का हवाला देकर एक गलत टैक्स पर जब केस जीत लिया तो मोदी सरकार के पास 2 ही रास्ते थे। पेरिस में अपनी संपत्ति की नीलामी करवाकर एक राष्ट्र के तौर पर नंगा हो जाना
या फिर पिछली सरकार की गलती को स्वीकारते हुए उसमें सुधार करना। इस टैक्स का जाना विदेशी कंपनियों और निवेशकों के लिए एक सुखद संदेश है कि भारत सरकार न सिर्फ अपनी गलतियों को सुधार सकती है बल्कि व्यापार का माहौल भी देगी जहां टैक्स पारदर्शी होंगे, न कि उन्हें यहां पर बुलाकर उनके प्लांट पर ताला लगवा दिया जाएगा। इसलिए 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है और हमें इसे हर साल याद रखकर उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और हाँ, हॉकी में 41 साल बाद आए मेडल को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसने भारत को वापस सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाला देश बना दिया। वैसे एक और मोदी स्ट्रोक 6 अगस्त की सुबह को आया, जब भारत के कई खेलों के महानतम खिलाड़ी श्री राजीव गांधी जी के नाम पर जो खेल रत्न पुरस्कार मिलता था, उसे मोदी जी ने यह कहते हुए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। मोदी जी, अगर आप इसे भी 5 अगस्त को कर देते तो कितना अच्छा रहता, लेकिन आपने 56 मनाने के चक्कर में 5 को मेडल और 6 को नामकरण वाला खेल खेला है। बट आई लाइक इट। मेजर साहब को अभी भी भारत रत्न नहीं मिला है, लेकिन वो कदाचित भारत रत्न से भी बड़े हैं। खेल रत्न के लिए उनसे बड़ा दावेदार भारत में कोई है ही नहीं। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को सहृदय आभार।